जब वो फाइट आ गई, जब वो फाइट पास आ गई, मैंने बोला चलो अब कुछ बैड लक नहीं हो सकता। वीक एक लास्ट वीक है, हम यूएस में हैं, मैंने बोलना शुरू कर दिया कि चलो मैं इंजर्ड नहीं हुआ। पहली बार इतनी फाइट्स के बाद एमेच्योर प्रो करियर में पहली फाइट थी जिसमें मैं इंजर्ड नहीं था। और मैं बहुत खुश था, और मैं सबको बोल रहा था, मैं इंटरव्यूज़ में बोल रहा था कि मैं इंजर्ड नहीं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं क्या नज़र लगी क्या नज़र लगी, और 4 दिन पहले मुझे कफ होने लगा। अरे बाप। लेकिन मैंने बोला चल कोई बात नहीं, कफ है थोड़ा सा। लेकिन फाइट आते आते लास्ट डे तक मैं इतना कफ होने लग गया, वो मैं पूरी रात कफ हो रहा है मुझे, मैं खांस रहा हूँ, और क्योंकि और कोच मुझे देख रहा है, मैं कोच को देख रहा हूँ, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि पता है हम अब क्यों बात करें इस बारे में। जो भी हो रहा है ना, हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना कुछ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, अब तो हमें फ़ाइट करनी है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इस बार मैंने सोचा ये रोड टू यूएफसी है, मेरे को यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, मैं यूएफसी कार्ड में खेल रहा हूँ। जो मैंने हमेशा सपना देखा था, स्टोरी यूएफसी मेरी स्टोरी डाल रही है, यूएफसी के पेज में मेरी स्टोरीज आ रही है, पोस्ट आ रहा है, ये हमेशा सपना था। तो मुझे लगा जब मैं ये फाइट जीत जाऊंगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने चलो कुछ कर लिया लाइफ में, और मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा और वो खुशी होगी। नहीं, मुझे किसी फाइट के बाद खुशी नहीं होती, पता नहीं क्यों आई। क्या पता जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊँ मे बी तब मे बी। तो आज जो हमारे साथ आए हैं वो जब उत्तराखंड एंटर किए अमेरिका से, तो उनकी रैलियां निकली हैं, बहुत हल्ला मचा है। और ये उत्तराखंड की नहीं, पूरी इंडिया की शान है, क्योंकि जिस यूएफसी में इन्होंने फ़ाइट करी, उनका जिस कंपनी का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो इतनी बड़ी बात है कि शायद आप लोगों को अभी रियलाइजेशन ना हो, बट जो भी इंडियन एमएमए फाइटर्स हैं, वो उन सब जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उस एक यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो जर्नी स्टार्ट करते हैं। और अंशुल जुबली ने वो कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में हासिल किया। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन्स और वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भैया, इतना सुंदर और कमाल का इंट्रो देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब इस पॉडकास्ट में हूँ। मैं लिटरली सबको मैसेज कर रहा था, मैं आपको मैसेज कर रहा था कि बुलाओ मुझे यार, मैं देहरादून में हूँ, चले जाऊँगा, मुझे बुलाओ। और हमारा तो ऐसे होता है ना, भाई कब आ रहे हो, आ गए हो, जल्दी तो आ जाओ, इधर आ जाओ पॉडकास्ट में। तो हाँ, मैं आपके इंटरव्यू जब से हम लास्ट टाइम मिले थे तब से मैं पॉडकास्ट फॉलो कर रहा हूँ। और क्या कमाल के लोगों को बुलाया आपने। मैं सीरियसली, मुझे कैंप में बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि कैंप एक शेड्यूल्ड है और आपको टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन मैं उस टाइम भी सोचा था मुझे कुछ देखना ही है चिल करने के लिए यूट्यूब में। तो मैं आपका पॉडकास्ट खोलता था, और सीरियसली मैंने सारे पॉडकास्ट देखे, ऑलमोस्ट सारे देखे। नहीं, आपका मैसेज भी आया था मेरे को, आपने कांग्रेचुलेशंस बोला था मेरे को कुछ टाइम पहले। तो थैंक यू सो मच यार, आप सपोर्ट तो करते रहते हो, हम तो सपोर्ट बहाते रहते हैं आपकी फाइट जब भी आती है। थैंक यू सो मच यार। भाई आपकी जो अभी जर्नी जो स्टार्टिंग से यहाँ तक है वो तो है, बट जो रोड टू यूएफसी वाली जर्नी रही है वो भी बड़ी ऊपर नीचे वाली रही है। आपका क्वार्टर फाइनल फाइट कैंसिल हो गई थी, सेमीफाइनल फाइट स्प्लिट डिसीजन, फाइनल फाइट टोटल डोमिनेशन। क्या फोड़ा है भाई आपने फाइनल फाइट में? तो फाइनल फाइट तक मैं रेडी हो रहा था। हाँ, ये कह सकते हैं आप, डोमिनेंस के लिए रेडी हो रहा था मैं। अब वो मेरे को पूरा बताएंगे क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक का क्या क्या आपने सीखा उस जर्नी में, क्योंकि वो बहुत का कमाल का एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लिए। हाँ, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ। वो ये पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस था, अराउंड 1 साल से कम का एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे इस पूरे 1 साल में ऐसे लगा जैसे मैंने एक सदी जी ली होगी इस टाइप का। क्योंकि मैं जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, जब उनको रोड टू यूएफसी की फाइट, उस टाइम मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड चल रहा था कि मैं कोई इंजर्ड था, मेरी कोई फाइट फिक्स नहीं हो रही थी। और मैं काफ़ी एक्टिव फाइटर हूँ, मेरे को एक्टिव रहना अच्छा लगता है, मुझे हर टाइम फाइट करना है। क्योंकि अगर आपके गोल्स इतने बड़े हैं, आप सोच रहे हो कि आपको चैम्पियन बनना है, वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, तो उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, एटलीस्ट फाइट्स तो करनी पड़ेंगी। मैं 5-0 था उससे पहले, रोड टू यूएफसी स्टार्ट होने से पहले। तो मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था कि मुझे कोई फ़ाइट मिल जाए। मैं इंजर्ड हो रहा था, मैं फ्रस्ट्रेटेड था। जब मुझे रोड टू यूएफसी का फ़ाइट ऑफ़र हुई, तो जिस तरीके से उन्होंने पैसे ऑफ़र, क्योंकि उस टाइम उन्होंने नहीं बताया था कि आप कौन सा प्रमोशन है। रोड टू यूएफसी थोड़ा ऐसा था, बस चूज़ कर रहे थे वो बेस्ट फाइटर्स हर कंट्री से। जब उन्होंने मुझे बताया कि ये रोड टू यूएफसी, पहले तो उन्होंने पैसे ऑफ़र किए, मैंने बोला इतने ज़्यादा पैसे यार, कोई बड़ा प्रमोशन ही करेगा। तो जब ये अनाउंस हो गया, हमें पता लग गया कि हम रोड टू यूएफसी के लिए सिलेक्शन हो रहा है,
तो फिर मैं फुल रेडी था। मैंने बोला मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ रोड टू यूएफसी है। मैं डायरेक्ट यूएफसी में जाता तो मेरे को नहीं लगता कि मैं रेडी था। मेरे को रोड टू यूएफसी की एशिया के बेस्ट फाइटर्स आपस में compete करेंगे, जो जीतेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मेरे को लगा कि ये दिस मेंट टू बी, ये मेरे लिए ही हुआ है। तो हाँ, मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। फर्स्ट फाइट हुई। फर्स्ट फाइट में मैंने बहुत प्रिपेयर किया। पहली बार जून में था वो रोड टू यूएफसी, लास्ट ईयर 2022 में। जब वो फाइट होने वाली थी, मैं पहली बार थाईलैंड गया, कंट्री से बाहर गया ट्रेन करने के लिए, इंटरनेशनल फाइटर्स के साथ अपने आप को टेस्ट करने के लिए। और मुझे पता लगा कि मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हम इंडिया में ट्रेन करते हैं तो हमें कुछ नहीं पता या फिर हम स्किल लेवल पे उतने पीछे हैं। नहीं, मेरे को लगा कि मैं काफ़ी रेडी हूँ और वहाँ पे ट्रेन करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सेक्रीफाइसेस हुए क्योंकि आप पहली बार कंट्री से बाहर जा रहे हो, आप बहुत पैसे लगते हैं, बहुत सारे, आप फैमिली से, आप कंट्री से दूर होते हो जहाँ को आपकी लैंग्वेज नहीं बोली जा रही, आपका खाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक वो होता है कुछ ना कुछ, तो थोड़ा इमोशनल सा। लेकिन वो कैंप किया और उसके बाद फाइट से जस्ट एक दिन पहले जब मैंने वेन्स के टाइम पे वेट दे दिया, वो सेमीफाइनल वाली, हाँ ना, फर्स्ट फाइट, अच्छा फर्स्ट रोड टू यूएफसी की फर्स्ट फाइट जो मेरे जापान के अपोनेंट थे, कैंसिल हो गई। और वो क्योंकि मेरे साथ इतनी बार हो गया है, मेरे को लगता है कि मैं तीसरी या चौथी बार हो रहा था मेरे साथ। और क्योंकि आप फाइट में बहुत प्रिपेयर करते हो, बहुत एक इमोशनल जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स है, तो वो अच्छा नहीं लगता। बस फाइट होनी चाहिए, जीतो हारो अलग चीज़ है, लेकिन अगर फाइट नहीं होती तो कुछ रह जाता है। मेरे को लगता है 3-4 फाइट का वो रहा हुआ है मेरे अंदर, वो कुछ डैमेज हो रखा है, वो इमोशनल डैमेज हो रही है। वो फाइट नहीं हुई। उसके बाद सेमीफाइनल, और तो वो क्वार्टर फाइनल का गुस्सा था मेरे अंदर कि वो फाइट नहीं हुई, अब मुझे और मेहनत करनी है। मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन मैं उस फाइट में बहुत इंजर्ड रहा। मेरा MCL हो गया कैंप स्टार्ट करते ही, तो मेरा राइट नी में MCL हो गया था। तो बस स्टिल मैं वेट ट्रेनिंग करता रहा और कार्डियो ट्रेनिंग करता रहा। तो जब ये ठीक हुआ अराउंड 1 महीने के अंदर तो फिर मैं बाली गया। मैंने बाली में अपना कैंप स्टार्ट किया। जस्ट 2 हफ्ते पहले मेरा लेफ़्ट लेग का पिंकी फिंगर की बोन टूट गई, तो वो हड्डी टूट गई और मैं बोला शिट। और मेरे को पहली बार, मैं बोल सकता हूँ 13 एमेच्योर फाइट के बाद और 5 प्रोफेशनल फाइट के बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं हार सकता हूँ। क्योंकि मेरा MCL था और मैंने रेसलिंग बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया था, ग्रैपलिंग में बिल्कुल ट्रेन। ये रीज़न था आपने सेमीफाइनल में रेसलिंग अटेम्प्ट नहीं किया था? रेसलिंग अटेम्प्ट ग्रैपलिंग नहीं किया था, हाँ नहीं करी। और मैं सोच रहा था, मैं फाइट देखते हुए बोल रहा था और मेरा अपोनेंट रेसलिंग बैकग्राउंड का था, वो बचपन से रेसलिंग कर रहा था, BJJ ब्राउन बेल्ट था। तो वो उस फाइट में गेम प्लान था स्ट्राइकिंग का, लेकिन रेसलिंग डिफेंस आपको ट्रेन तो करना पड़ेगा। ये वैसी ही बात हो गई कि मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन देने को बोला कि 2 महीने बाद आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, आपको बेस्ट करना है उसमें, लेकिन आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते उसकी, आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आप मॉक टेस्ट नहीं, कुछ नहीं कर सकते। आपको बस जाना है, उसी दिन देना है। तो वो एंजाइटी होती है, वो नर्वसनेस आएगी। तो वो नर्वसनेस थी कि क्या मुझे फ़ाइट छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर वो जिस बार पहली बार वो थॉट आया कि यार मैं हार सकता हूँ ये फ़ाइट, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरा हड्डी टूट गई पिंकी फिंगर की। लेकिन मुझे लगा कि मेरे इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की तपस्या एक पिंकी फिंगर की हड्डी तो नहीं रोक सकती। और मैंने बहुत 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 मेहनत की, बहुत सेक्रीफाइस किया है, ये नहीं रोक पाएगी। तो जब मैंने वो डिसाइड किया, मैं मेंटली और स्ट्रांग हो गया था। मैं ये बोल सकता हूँ कि सेमीफाइनल, रोड टू यूएफसी सेमीफाइनल जो मेरी किम कोरिया के फाइटर के अगेंस्ट थी, उस फाइट में मैं मेंटली अलग लेवल पे चला गया हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग फील करता हूँ। मेरे को नहीं लगता मेरे साथ और कुछ बुरा हो सकता है, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मेरा माइंडसेट वर्ल्ड चैम्पियन माइंडसेट हो चुका है। तो वो फाइट हुई, वो फाइट स्प्लिट डिसीजन से जीते क्योंकि मेरी रेसलिंग मैंने काम नहीं किया था, तो रेसलिंग डिफेंस की वो टाइमिंग नहीं थी। बट हाँ, वो फाइट जीत गए। उसके बाद फाइनल के लिए फिर मैंने बहुत मेहनत करी और हम फाइनल भी जीत गया। फाइनल की जीत से भी एक पहले कहानी है कि मैं सबको जब फाइनल लास्ट वीक आ गया, मेरी इंडोनेशिया के जेका के साथ फाइनल फाइट थी।
जब वो फाइट आ गई, जब वो फाइट पास आ गई, मैंने बोला चलो अब कुछ बैड लक नहीं हो सकता। वीक एक लास्ट वीक है, हम यूएस में हैं, मैंने बोलना शुरू कर दिया कि चलो मैं इंजर्ड नहीं हुआ। पहली बार इतनी फाइट्स के बाद एमेच्योर प्रो करियर में पहली फाइट थी जिसमें मैं इंजर्ड नहीं था। और मैं बहुत खुश था, और मैं सबको बोल रहा था, मैं इंटरव्यूज़ में बोल रहा था कि मैं इंजर्ड नहीं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं क्या नज़र लगी क्या नज़र लगी, और 4 दिन पहले मुझे कफ होने लगा। अरे बाप। लेकिन मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कफ है थोड़ा सा। लेकिन फाइट आते आते लास्ट डे तक मैं इतना कफ होने लग गया, वो मैं पूरी रात कफ हो रहा है मुझे, मैं खांस रहा हूँ, और क्योंकि और कोच मुझे देख रहा है, मैं कोच को देख रहा हूँ, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि पता है हम अब क्यों बात करें इस बारे में। जो भी हो रहा है ना, हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना कुछ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, अब तो हमें फ़ाइट करनी है। अब वो होने लगा, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, विम ऑफ की एक ब्रीदिंग टेक्निक है, तो मैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत करता हूँ। तो मैं धीरे, जैसे मेरा कफ स्टार्ट हुआ तो ब्रीदिंग मेरा होल्ड कम होने लगा। आप 30 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, फिर होल्ड करते हो, तो मेरा वो 2.5 मिनट था, 3 मिनट तक मैं होल्ड कर रहा था। लेकिन इतना वो बुरा हाल हो गया था लास्ट टाइम तक, जब फाइट से जस्ट एक दिन पहले मैं 1 मिनट होल्ड नहीं कर पा रहा था। और वार्म अप के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं ब्रीथ कर रहा था, यहाँ से वापस आ रहा था, स्टमक तक नहीं जा रही थी, कफ जो भी प्रॉब्लम हो गया हो कफ की वजह से, और उसकी वजह से मैं शिट कोई फाइट ऐसे नहीं होगी जहाँ पे मैं 100% जाऊँगा। लेकिन स्टिल, क्योंकि मेरा फाइट IQ बहुत अच्छा है, मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है। मैं ज़्यादा देर तक, क्योंकि इस कफ का प्रॉब्लम है और मेरा कार्डियो इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो मुझे जल्दी से जल्दी फिनिश करनी है फाइट। तो मैंने गेम प्लान उसी टाइम हमने चेंज किया, हमने सोचा कि स्ट्राइकिंग अब बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे जाएंगे और सबमिशंस या ग्राउंड में फिनिश करेंगे फाइट। तो चेंज, और वो फाइट भी जीत गए, और अब UFC की जर्नी फाइनली स्टार्ट हो गई है। वाह भाई, ये तो बहुत ही सच में रोलर कोस्टर राइड थी। ये तो बहुत चीज़ें लोगों को पता भी नहीं होती है फाइटर के पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, जब आपका MCL टेयर हुआ, पिंकी फिंगर में चोट लग गई, ये फाइनल से पहले कफ हुआ, अब कितना नीचे चले जाते हो? वर्स्ट केस सिनेरियो में मतलब बहुत नीचे चले जाते हो, क्योंकि मेरे साथ जब भी कुछ गलत हो जाता है, मैं तो एकदम शुरू में एकदम नीचे चला जाता हूँ कि भाई अब तो हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उठने लगता हूँ कि नहीं यार नहीं। आपका क्या रहता है? ये बोल सकते हैं कि आपको अकेले डील करना पड़ता है इसके साथ, क्योंकि स्पोर्ट बहुत लोनली स्पोर्ट है। ऑब्वियसली आपके कोचेस हैं, आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, और हर कोई इससे गुजर रहा है। आपको पता है कि आपके ट्रेनिंग पार्टनर भी गुजर रहे हैं, तो आपको अकेले ही डील करना पड़ता है इसके साथ। क्योंकि अगर आपको फाइट नहीं करना तो आप मत जाओ। अगर आप फाइट में 100% नहीं जा रहे तो आपके चांसेस हारने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप कितने भी स्किल वाइज कितने भी अच्छे हो, फाइट ऐसी चीज़ है, अगर मैं 100% में जीतने के लिए जा रहा हूँ तो आप अलग तरीके से परफॉर्म करते हो, अगर आप जीतने के लिए नहीं जा रहे तो आप अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। तो वो जो बैटल है कि मैं इंजर्ड हूँ, क्या मुझे इस फाइट में जाना चाहिए, वो एक अलग बैटल है। आपका अगर जैसे आपके मन में ये डाउट आता है कि मैं हार सकता हूँ, मैं हार जाऊँगा, उस चीज़ से लड़ना थोड़ा सा, हाँ मैं बोल सकता हूँ मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आप फाइटर मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होता है, आप कितनी चीज़ों से गुजरते हो, बिल्कुल आप देखो कि ये स्पोर्ट किस तरीके से डिज़ाइंड है। किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिजित्सु, हर एक स्पोर्ट आपकी बॉडी को तोड़ने के लिए बना है। जब मैं ट्रेनिंग में स्पारिंग करता हूँ या ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करता हूँ, जनरल नॉर्मल प्रैक्टिस है, डे टू डे प्रैक्टिस है हमारी, वो आपकी डिज़ाइन है आपकी बॉडी को तोड़ने के लिए। फाइट कैंप की बात कर रहा हूँ मैं। फाइट कैंप में जब आप स्पारिंग कर रहे हो, मैं आपको किक कर रहा हूँ, आपके हेड को किक कर रहा हूँ, हेड पे लगी ठीक नहीं लगी तो आप ब्लॉक कर रहे हो, तो मैं आपके हाथ को किक कर रहा हूँ, मैं पंच कर रहा हूँ बॉडी पे, रिब्स पे, मैं आपको लेग किक कर रहा हूँ, एल्बो थ्रो कर रहा हूँ, नी थ्रो कर रहा हूँ, और उसके साथ रेसलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं ग्रैब करता हूँ आपको एक हाइट से नीचे ड्रॉप करता हूँ। जुजुत्सु में मैं लिम्स तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जॉइंट्स तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अनकॉन्शियस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पूरा डिज़ाइन ही आपकी बॉडी को तोड़ने के लिए है। तो जब कोई फाइटर कैंप में इस तरीके से हर दिन ये सब करने के बाद जब आप फाइट में जाते हो, सबसे पहली बात तो वो एक मिरेकल है कि आप सही सलामत वहाँ पहुँच गए। इसीलिए मैं इतना खुश था, मैं सबको बोल रहा था कि मैं इंजरी फ्री हूँ, मतलब कैंप में मुझे इंजरी नहीं हुई। तो
अगर आप इन चीज़ों से डील करते हो, आप मेंटली स्ट्रांग होना लाजमी है। आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस चीज़ से गुजर रहे हो और आप मेंटली स्ट्रांग ना हो। आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो। तो इसलिए आज थोड़ा सा इजी हो जाता है एक फाइटर के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट के लिए ज़्यादातर इजी हो जाता है कि डील करना। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा इसका ये है कि जब आप इन चीज़ों से डील करते हो, आप लाइफ के लिए प्रिपेयर होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट गेम ठीक है, लेकिन मैं लाइफ के लिए काफ़ी प्रिपेयर हो चुका हूँ स्पोर्ट की वजह से। मैं ये चीज़ खुद कहता हूँ कि एक एमएमए फाइटर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक एक सेल उसका काम कर रहा है उस टाइम, ट्रेनिंग हो या फाइट हो, राइट। और उस बीच में अगर इंजरी होती है और इंजरी के साथ अगर कोई फाइटर जा रहा है, जैसे आपने कहा ना, वो फाइट जो होती है ना कि मैं इस इंजरी के साथ जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि गया तो एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी उस फाइट में होने का एक रिस्क है और उससे पूरा करियर उस फाइटर का ख़राब हो सकता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है एक्चुअली। डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी भी चाहिए। और जैसी आपकी ये रोलर कोस्टर राइड रही है ना, तो आपको लगता है कि कोई ऊपर आपको टेस्ट कर रहा है? मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा टेस्ट होता हूँ। मैं लाइफ में अगर मेरे साथ लाइफ में अभी कुछ अच्छा हो रहा है, तो मुझे पता है कि कुछ ख़राब होने वाला है। मैं ऐसा नहीं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ ये चीज़ें, बट ऐसा है। मेरी लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन्स ही रहती है। कुछ ना कुछ होगा। फाइट के बाद आई डोंट नो, जैसे फाइट अच्छी गई, सब कुछ ठीक था, लेकिन फाइट के बाद और जब तक मैं वापस नहीं आया देहरादून, मैं पता नहीं किस सैडनेस में था, क्यों अपसेट था इतना, बहुत ज़्यादा अपसेट था। ऑल्दो मेरे को फीवर हो गया था, 102 बुखार हो गया था। मैंने सोचा था वेगस घूमूंगा थोड़ा सा, कुछ नहीं। और उसके बाद उस बुखार में मैं फ़्लाइट में आया जो कि 28, 26, 27 आवर्स की थी। और वो काफ़ी अजीब सा था, क्योंकि आप बुखार में ट्रैवल कर रहे हो इतना। तो और लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं था, पता नहीं क्या था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि, और ये हर फाइट के बाद है। अच्छा, ये हर फाइट के बाद है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इस बार मैंने सोचा ये रोड टू यूएफसी है। मेरे को यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, मैं यूएफसी कार्ड में खेल रहा हूँ। जो मैंने हमेशा सपना देखा था, स्टोरी, यूएफसी मेरी स्टोरी डाल रही है, यूएफसी के पेज में मेरी स्टोरीज आ रही है, पोस्ट आ रहा है। ये हमेशा सपना था। तो मुझे लगा जब मैं ये फाइट जीत जाऊंगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने चलो कुछ कर लिया लाइफ में, और मेरे को सेटिस्फैक्शन होगा और वो खुशी होगी। नहीं, हर फाइट के बाद, फर्स्ट फाइट में मैंने सोचा था कि फाइनली मुझे फर्स्ट प्रोफेशनल फाइट मिल गई है, मेरा करियर स्टार्ट हो रहा है, मुझे खुशी होगी। मुझे किसी फाइट के बाद खुशी नहीं होती, पता नहीं क्यों है। क्या पता जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँ, मे बी तब हो, मे बी। हाँ, लेकिन फाइट क्या पता इसलिए ना हो, क्योंकि मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ अगर कुछ भी अगर अच्छा हो रहा है, कुछ भी अचीवमेंट अगर पा लिया, तो मेरे को खुशी होती है, बट उसके बाद मेरे को एक थॉट आता है कि अभी और काम है, अभी थोड़ा और काम करना, थोड़ा और काम करना, थोड़ा और काम करना। थोड़ा ये है कि आई एम हार्ड ऑन माई सेल्फ, या मे बी यू आर ऑल्सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, बट क्या पता ये चीज़ हो कि अभी काम है थोड़ा। हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो एक्सपेक्ट किया था वो वैसा कुछ हो नहीं रहा। मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे वो खुशी होगी, वो अचानक फाइट वाइज, हाँ, फाइट के बाद वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ मैं जब फाइट जीत जाऊँ, मैं ऐसा, आप इमेजिन करें ना, आप एक एथलीट हो, आप हमेशा सोचते हो मैं इस तरीके से वॉक करूँगा, केज में जाऊँगा, फाइट जीतूँगा, कमाल के फैशन में फाइट जीतूँगा। उसके बाद आपको इतनी खुशी होगी, आप अपने मॉम को कॉल करोगे, माता जी को कॉल करोगे, बोलोगे मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मतलब घर वालों को कॉल आ रहा है तो ऐसा ठीक है, अभी बाद में उठाता हूँ। अच्छा, तो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ मुझे कैंप अच्छा लगता है। कैंप प्रोसेस जो कैंप अच्छा लगता है। मतलब जब तक लास्ट का 1 महीना अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड हो जाता है और बहुत कोचेस बहुत मीन हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं। कोच ने तो सेमीफाइनल फाइट के बीच में आपको एक चाटा भी लगाया था, फाइट में, उसकी स्टोरी बताओ। वो बहुत सही लगाया, थैंक गॉड। वो मेरे न्यूजीलैंड किक बॉक्सिंग कोच है मेरे, न्यूजीलैंड के हैं, और सुपर्ब जीनियस आदमी, किक बॉक्सिंग में, स्ट्राइकिंग के मामले में जीनियस। तो मेरे साथ हुआ था, मैं फाइट में सेकंड राउंड के एंड में उनको टेक डाउन मिल गया, क्योंकि मैं स्क्रैम्बल कर रहा था, वो ऊपर खड़े हो गए, 10 सेकंड बचे थे। मैंने एक क्लैप होती है 10 सेकंड की फाइट के बीच, जैसे ही 10 सेकंड फाइट एंड होने, वो राउंड एंड होने वाला होता है और आपके 10 सेकंड बचे होते हैं। मैंने सुना वो क्लैप सुनी, मैं टक टक
चलो अब जब ख़त्म होने वाला है राउंड, जब 3 सेकंड बचे थे तो मैं बहुत ही ऐसा हो गया कि ठीक है अब तो ख़त्म ही हो रहा है, नेक्स्ट राउंड में देंगे। तो मैं रिलैक्स हो गया और वो ऊपर खड़ा था मेरा अपोनेंट, और उसने ग्राउंड एंड पाउंड नीचे एक पंच थ्रो किया, मेरे को लगा फेस पे आएगा, मैंने कवर किया, सोलर फ्लेक्स पे लगा, एग्जैक्ट सोलर फ्लेक्स पे लगा सोलर। और मुझे ऐसा लगा मेरी आत्मा चली गई। मैंने यहाँ देखी अपनी आत्मा। और मैंने पोकर फेस बना के उठा, मैंने कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन मैं जैसे स्टूल पे बैठा, तो अगर आप उस वीडियो में अगर आप वो फाइट देखोगे, वो राउंड देखोगे, आप देखोगे मैं इस तरीके से ब्रीथ कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ क्योंकि अगर आप इस तरीके से ब्रीथ नहीं करते, अगर आप बहुत ज़्यादा थके भी हो, टायर्ड भी हो, तो आप ऐसे ब्रीथ ही करोगे, हैवी करोगे, लेकिन ऐसे नहीं करोगे। मैं इस तरीके से ब्रीथ कर रहा था क्योंकि मेरे सोलर फ्लेक्स में ऑक्सीजन आपकी एकदम से निकल गई थी। आप तो और मेरा कोच मुझे कुछ बोल रहे थे और मैं इधर उधर देख रहा था, क्योंकि मैं बस उस टाइम पे सर्वाइवल मोड पे था कि किसी तरीके से ऑक्सीजन आए और मैं जी जाऊं। तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे एकदम से लगा कि अच्छा मैं कहाँ हूँ, अच्छा मैं यहाँ हूँ, मेरी फाइट चल रही है, कौन सी फाइट। तो मैं वापस आया अर्थ पे। तो हाँ, वो ज़रूरी होता है, कोचेस को पता होता है हमेशा कि क्या चीज़ ज़रूरी है। आपको अलाइव करने के लिए वापस क्या चीज़ ज़रूरी है, तो वो थप्पड़ उस टाइम ज़रूरी था और वो वर्क किया, और जो उन्होंने एडवाइस किया उसके बाद मैं सुन पाया उसको और वो इम्प्लीमेंट कर पाया। आपको फ़र्क पड़ता है कि जीत होती है, या आपको फ़र्क पड़ता है कि स्प्लिट डिसीजन हो गया, या नॉकआउट चाहिए, या सबमिशन विन चाहिए? आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है फाइट से जाने से पहले? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीत है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये एक गेम है, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि ये गेम है, हारना जीतना लगा जाता है, नहीं। मुझे जीत सिर्फ जीत समझ में आती है, मुझे हार समझ में नहीं आती। फ़िलहाल तो मे भी लाइफ चेंज हो, मे भी कुछ हो जाए मेरी ज़िंदगी, मुझे समझ में आए क्या नहीं, हारना भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे सिर्फ जीतना समझ में आता है। हाँ, मुझे स्प्लिट डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं फिर से स्प्लिट डिसीजन जाए। लेकिन हाँ, मैं ऑब्वियसली उस फाइट से बहुत कुछ सीख पाया। मैं पहली बार किसी ऐसे अपोनेंट, हाईली स्किल्ड अपोनेंट के अगेंस्ट ट्रेन कर रहा था, वो फाइट कर रहा था। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत नई थी उस फाइट में। मैं जो भी लैंड कर पा रहा था, जैसे कि मैं अगर राइट हैंड लैंड कर पा रहा था, तो मैंने फील किया कि थोड़े टाइम मतलब 1-2 राइट हैंड के बाद उन्होंने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैं राइट हैंड लैंड नहीं कर पाया था। मैं लेफ्ट हुक राइट टू द बॉडी, लेफ्ट हुक टू द हेड जा रहा था, वो लैंड बॉडी में भी बहुत वर्क कर रहे थे ना। हाँ, मैं वर्क करता था, तो मैं लेफ्ट हैंड लैंड कर पा रहा था, तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया। तो एक हाईली स्किल्ड फाइटर की ये क्वालिटीज़ होती है, वो उनको पता है कि अगर मैं कुछ लैंड कर रहा हूँ तो मुझे एडजस्ट कैसे करना है। तो मेरे को लगता है वो सारे रीज़न है जिसने मुझे फ्रस्ट्रेट किया। सेकंड राउंड के बीच में मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अब क्यों नहीं लैंड कर रहा, क्योंकि फर्स्ट राउंड मेरा बहुत अच्छा गया, मैंने दो बार नॉकडाउन किया अपने अपोनेंट को, और दूसरे राउंड के बाद कुछ लैंड नहीं हुआ। दूसरे राउंड के बीच में सब कुछ लैंड होना बंद हो गया और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, और वो एक गलती है जिस पे मैंने काम किया। तो बोल सकता हूँ कि स्प्लिट डिसीजन ठीक है, मैं सीखा हूँ उससे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ही नहीं होगा, अगली बार से अब से नहीं होगा। ओके, तो जैसे आप जब उत्तराखंड वापस आए अपनी फ़ाइट के बाद, तो रोड टू यूएफसी से पहले और उसके बाद आपको क्या फ़र्क देखने को मिला? आपको लगता है कि अभी मीडिया उस लेवल पे कवर कर रही है एमएमए को, आपको जिस लेवल पे आपको हमेशा से चाहिए था कि हाँ एमएमए उस मैप में आए? और ज़्यादा हो तो और अच्छा, क्योंकि मैं इस टाइम पे मैं ये चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा एमएमए प्रमोट हो सके हो, क्योंकि ये मेरा स्पोर्ट है। मैं जीता मरता हूँ इसके लिए, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में प्रमोट हो, और ये बहुत कमाल का स्पोर्ट है। अगर आपने एक बार एमएमए देखना स्टार्ट कर दिया तो आपको और कोई गेम की तरफ नहीं जाओगे। एक्साइटिंग गेम नहीं है, एक्साइटिंग कुछ नहीं है, वो एड्रेनलिन कहीं नहीं है। कमेंटेटर्स को देखो आप, वो पागल हो जाते हैं वो चेयर में बैठे बैठे, क्या हो गया, 1 सेकंड फाइट बदल देता है, 1 सेकंड, और इतना अनप्रेडिक्टेबल है और इतना एक्साइटिंग स्पोर्ट है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस स्पोर्ट का। मेरे को ये फाइट देखने बहुत मज़ा आता है। मतलब जब भी मैं केज के पास जाके फाइट देखता हूँ तो मैं इस तरीके से शिट मैं करता हूँ ये मतलब किक कर रहे हैं हेड को, मतलब ऐसे, और बहुत ही मज़ा आता है। आप अगर सामने से फाइट दोगे आपको बहुत मज़ा आएगा।
मैं ये चाहता हूँ कि और ज़्यादा प्रमोट हो, लेकिन जिस तरीके से मीडिया और जिस तरीके से लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, सबसे मेन बात जिस मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने स्पोर्ट में हर सब कुछ सोचा। आप ना हमेशा सोचते हो अपने करियर में, मैं फ़ाइट जीतूंगा, मैं बेल्ट उठाऊंगा, मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगा, मैं टॉप 10 में, मैं बेस्ट फाइटर्स के साथ फाइट करूंगा, और मैं ना यूएस में फ़ाइट करूंगा, मैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन में फ़ाइट करूंगा। इस तरीके की चीज़ें आप सोचते हो। जो मैंने कभी नहीं सोचा था वो था ये फेम और ये लोगों का प्यार। ये मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। अच्छा। मैं ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा। और जब ये होने लगा, जब मैं देहरादून आया, और अब ऐसा हो गया कि मैं देहरादून में बाहर निकलता हूँ तो कोई ना कोई पहचान लेता है, और जिस तरीके वो बात करते हैं मुझे ऐसा लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं ऐसा। मेरे को सच में लगता है मैंने अभी तक कुछ किया नहीं ऐसा। मैं सिंपल सा मैंने थोड़ा कमिट किया, मतलब कुछ किया है मैंने, डिसिप्लिन रहा हूँ लाइफ में पिछले 5 साल से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा कुछ किया। और लेकिन जिस तरीके से लोग प्यार देते हैं, जब मैं देहरादून आया, लोग अपने स्कूल गोइंग बच्चे अपना स्कूल के बाद जल्दी से आया और मुझे बता रहे हैं अपने बारे में। कुछ लोगों ने मुझे बताया हरिद्वार से आए हैं, ऋषिकेश से आए हैं, तो वो मेरे लिए ऐसा था कि शिट, अब मैं रुक नहीं सकता, मुझे एकदम डेडिकेटेडली और मेहनत करनी है और काम करते रहना है इस क्राफ्ट, अपने क्राफ्ट पे। और अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे साबित करना है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदों को पूरा करना है। वाह, आप कह रहे हो आपने कुछ इतना बड़ा नहीं किया। अभी आप सुरभि से मिले हो, राइट? वो स्मॉल टाउन शो मैनेज कर, मतलब मुझे भी मैनेज करती है पूरा। तो वो कह रही थी कि कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, उसमें जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आना चाहिए कि अभी रिसेंटली यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट किस एमएमए फाइटर को मिला है इंडिया का। तो इस लेवल पे देख रहे हैं हम लोग इस चीज़ को। आई होप सब लोग इस लेवल पे देखें, क्योंकि ये है बहुत बड़ी बात। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बड़ा काम किया है वो नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने एक बहुत हिम्मत वाला काम ज़रूर किया है कि जहाँ से इंडिया से कभी कोई एमएमए में किसी ने करियर नहीं बनाया, कोई सोच नहीं सकता था। आप किसी को बोलते तो वो हंसता। मेरा अब रोड टू यूएफसी का जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट आया था, और जब सबको पता चला इंडिया में कि मेरे को रोड टू यूएफसी में फ़ाइट करने का मौका मिल रहा है, और मेरे लाइट वेट कैटेगरी जो सबसे हाई प्रोफाइल कैटेगरी है, जहाँ पे सबसे अच्छे फाइटर्स कॉम्पिटिटिव फाइटर्स हैं, जहाँ पे वहाँ पे जब मैं, और लोग ये बोलते हैं कि जहाँ पे चाइनीज़ फाइटर्स हैं, चाइना के बेस्ट फाइटर्स हैं, कोरिया के बेस्ट फाइटर आया है, जापान का बेस्ट फाइटर है, जहाँ पे एमएमए बहुत बड़ा है। चाइना, जापान, कोरिया में एमएमए बहुत बड़ा, और बहुत सारे यूएफसी में फाइटर्स हैं वहाँ के। तो लोग बोल रहे थे कि ये गलत, एमएफएन में खेल रहा था तब तक ठीक था, ये क्या है रोड टू यूएफसी, अब तुम जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते। लोग हंस रहे थे और मजाक बना रहे थे। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने जो रिस्क लिया, मैंने बोला नहीं, मुझे अगर मेरे सपने मैं सोच रहा हूँ तो मुझे दिखाना है। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा कि मैं कब दुनिया का बेस्ट फाइटर बनना चाहता हूँ, मैं उस जर्नी में हूँ। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे को साबित करके दिखाना है। तो तब मैंने ये रिस्क लिया। ये बड़ा रिस्क है, थोड़ा हिम्मत वाला काम है, क्योंकि रोड टू यूएफसी शायद बहुत लोगों को ऑफ़र हुआ था इंडिया से, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने वो चैलेंज लिया और जीत गए। मेहनत करी हमने और जीत गए। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने हिम्मत का काम किया है, लेकिन आई डोंट नो कि बड़ा काम किया। बड़ा काम करूँगा मैं। मैंने सोचा है कि मैं बड़ा काम करूँगा, वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। आपका देखा था मैंने पूरा टाइमलाइन, आपने कहा 2026 तक वर्ल्ड चैंपियन। 2026 का प्लान है। 2023 में मैंने सोचा था मैं यूएफसी में हूँगा, और 2026 में मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल हम सब आपके साथ हैं। ओके, तो अभी आपने जैसे कहा लोग एमएफएन के बाद जैसे यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आया, रोड टू यूएफसी का, तो लोग हंस रहे थे। तो उस चीज़ ने आपको कभी रोका कि यार ये हंस रहे हैं, अगर मैं वहाँ जाके लड़ा और हार गया तो ये और मेरी बेइज्जती करेंगे, हंसेंगे? ये चीज़ें कभी आती हैं आपके दिमाग में? नहीं, किस तरह से लेते हो आप इस चीज़ों को? मुझे पता है कि लोग हंसेंगे। मैं बोल रहा हूँ मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, लोग हंसेंगे। मतलब मैं भी हंसता हूँ कभी कभी, तो पागल हो गया यूएफसी। पहले जब मैं सोचता था कि मैं 2-3 साल पहले मैंने सोचा था मैं यूएफसी बनूंगा, खुद भी कभी सोचता था, बोलूंगा नहीं किसी को यार। ये एक डर रहता है ना अंदर कि सपने बताऊंगा तो लोग हंसेंगे। यार इम्पॉसिबल ड्रीम है सीरियसली, किसी इंडियन फाइटर का ये सोचना कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। यू नो, यूएस में इतना पुराना स्पोर्ट है, इतना बड़ा स्पोर्ट है, मतलब, और रशिया, ब्राज़ील, इन फाइटर्स को हरा के आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे, और एक इंडियन फाइटर एशियन फाइटर को, बेस्ट एशियन फाइटर को हरा के रोड टू यूएफसी डाल दिया।
ये इम्पॉसिबल ड्रीम्स हैं, ये हैं इम्पॉसिबल ड्रीम्स। बट वही है ना, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। until it's done। तो ठीक है, इम्पॉसिबल ड्रीम्स है, लेकिन और क्या करना है यार लाइफ में, और क्या चाहिए आपको लाइफ में? एक तो लाइफ है, यही एक तो लाइफ है। इम्पॉसिबल ड्रीम सोचो, उसको चेस करो, हो गए उसमें अपना सब कुछ लगा दो, हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो क्या जर्नी थी। और आप वो इम्पॉसिबल ड्रीम को पूरा कर रहे हो ना, तो वो एक जो अभी एमेच्योर फाइटर है ना, वो आपको लुक अप टू कर रहा है और उसके अंदर बहुत मोटिवेशन आ रहा है कि यार ये डुएबल है। अभी तक शायद नहीं था, पर यार ये कर तो रहे हैं, मैं भी तो कर सकता हूँ। अब है, अब देखो, बिल्कुल नेक्स्ट रोड टू यूएफसी होगा तो इंडियन फाइटर को उस तरीके से नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल। इंडियन फाइटर्स को जब रोड टू यूएफसी में 2 इंडियन फाइटर्स आए तो सब, क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब के कमेंट्स और इंस्टाग्राम में जो वीडियोस बनाते हैं वो MMA गुरुज तो वो बोल रहे थे कि इनको बस इसलिए लाया है, इंडियन फाइटर को इसलिए लाया है क्योंकि चाइनीज़ फाइटर अच्छा दिखे, कोरियन फाइटर अच्छा दिखे, इसलिए इनको आया कि वो एक अच्छा नॉकआउट मार दे और वो एक एक खतरनाक तरीके से स्पिनिंग एल्बो मार दे। इंडियंस ही बोल रहे हैं, इंडियंस बोल रहे हैं, यूएस वाले बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है दुनिया में। तो लेकिन हाँ, अब इस तरीके से नहीं देखा जाएगा। मेरा विजन ये है कि 5 साल के अंदर अंदर यूएफसी में बहुत सारे इंडियन फाइटर्स होने चाहिए। 10 साल के अंदर अंदर क्रिकेट के बाद ही दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्पोर्ट होना चाहिए ये MMA, और हम बहुत सारे चैंपियंस निकलने चाहिए इंडिया से। अब अभी आप एमेच्योर फाइटर से मिले? हाँ, मतलब मैं ट्रेनिंग के टाइम में, MMA ऐसा स्पोर्ट है, जब मैं थाईलैंड गया था तो मैं पीटर यान जो वर्ल्ड चैम्पियन थे उस टाइम पे, और रफाइल फिजीव जो लाइट वेट में आई थिंक टॉप 5 में अब तो, इन फाइटर्स के साथ आप ट्रेन कर सकते हो। एक MMA सिर्फ एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ आप वर्ल्ड चैम्पियन के साथ ट्रेन करते हो। यू आर नोबडी, बट आप जाके चैम्पियन के साथ ट्रेन कर सकते हो अगर आप ठीक हो तो, अच्छे फाइटर हो। लेकिन ये क्रिकेट में नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता आप विराट कोहली के साथ नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं हो। बिल्कुल। फुटबॉल में नहीं हो सकता आप रोनाल्डो के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ये। लेकिन MMA की भी ये ब्यूटी है, कॉम्बैट स्पोर्ट की ब्यूटी है, आप अगर बहुत अच्छे फाइटर हो, उसको एक ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए और आप में वो बात है तो आप उसके साथ ट्रेन कर सकते हो। तो मेरे तो सारे के सारे ट्रेनिंग पार्टनर, कुछ ट्रेनिंग पार्टनर एमेच्योर फाइटर्स हैं जो कि बहुत ही कमाल के फाइटर्स हैं, और जो आप देखोगे फ्यूचर में आप उनका नाम जानोगे और उनकी स्किल्स देखोगे। तो हाँ, मैं एमेच्योर फाइटर से मिलता रहता हूँ, कुछ नए भी हैं जो जिनको देख के पता लगता है कि वो इंस्पायर है, ये है मैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है, कुछ दिनों के बाद आप भाई ब्रदर्स बन जाते हो आप, वो इंस्पिरेशन कुछ नहीं रहता। बिल्कुल। अभी आपको जिस मैनेजमेंट ने साइन किया वो कॉनर मैकग्रेगर की भी मैनेज कर रहे कॉनर मैकग्रेगर को, ये कैसे हुआ? कब? ये इसके पीछे कमाल की कहानी है, इसके पीछे एक बहुत फनी कहानी है। तो मुझे रोड टू UFC फाइनल से, सेमीफाइनल के बाद और फाइनल से पहले बहुत सारे मैनेजमेंट के ऑफर्स आए इंस्टाग्राम DMs में, मेल्स में। तो मेरे कोच को भी आया, तो हमने बोला नहीं हम फाइनल फाइट जीत जाएंगे, उसके बाद कोई मैनेजमेंट साइन करेंगे, उससे पहले हम मैनेजमेंट साइन नहीं कर रहे क्योंकि हम अच्छी पोजीशन में होंगे नेगोशिएट करने के। हम फाइनल जीत चुके हैं, तो ये सब चीज़ें मेरे कोच डील करते हैं। तो मैं, क्योंकि अब तो मैनेजर डील कर रहा है, लेकिन उस टाइम तक कोच डील करते थे। मैं बोलता ठीक है, मुझे कैंप करने दो। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पैराडाइम कौन सी मैनेजमेंट कंपनी है। तो मुझे पैराडाइम का आया, तो मैं बाली में था और मैं अपने कोच से बात कर रहा था, जो न्यूजीलैंड के कोच है, कोच माइक, उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने बोला हाँ कोच, मैनेजमेंट का है ऑफर, लेकिन एक मुझे पैराडाइम का आया 2-4 दिन पहले। उन्होंने बोला पैराडाइम कौन सी? मैंने मैसेज खोल के दिखाई ये दुनिया की बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और ये तुमको सामने से मैसेज कर रही है। तो मुझे तो उन्होंने उसी टाइम बोला कि अभी इनको मैसेज करो, मीटिंग फिक्स करो। अगर तुम्हें साइन करना है नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन एक मीटिंग कर लो, एक कॉल कर लो। तो फिर मैंने एक मीटिंग फिक्स की, उसमें मेरे कोच थे, मैं थे, और इतने कमाल के प्रेजेंटेशन। अब बोलो कि हम ऐसे इम्प्रेस हो गए उस प्रेजेंटेशन से या क्या। और बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। सोचो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं है कि मैं जब छोड़ना चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ।
उन्होंने साफ बोला है तुम जब छोड़ना चाहो तब छोड़ देना, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बंधे हुए नहीं हो। हाँ। उनको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम हमको नहीं छोड़ो। हाँ, तो और बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। और जो मेरा मैनेजर है, सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे जो मैनेजर है वो टीम का हिस्सा है। वो लियो है, वो चाइना के हैं, नाम उनका लियो वैंग है। चाइना के हैं लेकिन वो कुछ टाइम से क्योंकि यूएफसी में कई फाइटर्स के मैनेजर हैं, तो वो वेगस में ही रह रहे हैं। तो पिछले 4-5 साल से तो हम वेगस गए, तो हम यूएफसी ने जो हमारा होटल किया था स्टे के लिए, उससे हम 2-3 दिन पहले पहुंच गए थे, क्योंकि हमें जल्दी जाना था ताकि हम वेगस की हवा पानी के लिए प्रिपेयर हो जाए ना, आपको जेट लैग होता है वगैरह वगैरह। तो हम उनके घर पे रहे, और मेरे को तो कुछ कोचेस, जब हमको होटल दे दिया गया, तो मैं जो किक बॉक्सिंग कोच है माइक, वो उनने बोला मैं होटल में नहीं रुकूंगा, मैं लियो के साथ ही रुकूंगा। तो वो लियो के ही घर में थे। और मेरे एक और ट्रेनिंग पार्टनर मार्क नाम है उनका, यूएस के हैं वो, तो वो दोनों घर पे ही थे उनके। और हमने बहुत फन किया वेगस में, और वो ना एक टीम का हिस्सा बन चुके हैं। और आपको पता लग जाता है कि इंसान को मिलके कि कौन बस आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है और कौन आपके साथ सच में साथ में है कौन। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने मैनेजर से और अपनी मैनेजमेंट टीम से, और होपफुली हम मैं उनके साथ ग्रेट हाइट्स अचीव कर पाऊँ। बिल्कुल। आप जब फाइट कर रहे हो तो आप एक फाइटर हो, राइट? अगर आप जब फाइट नहीं कर रहे हो तो आप कैसे हो? आप आलसी हो या आप वैसे भी एक्टिव रहते हो? कैसे हो आप? मैं हर चीज़ में आलसी हूँ। मैं फाइट गेम को छोड़ के मैं हर चीज़ में आलस करता हूँ। मैं सोचता हूँ कल कर लूँगा इसको, परसों कर लूँगा, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि सही आदत है। मुझे वो फिक्स करना है अपने बारे में। लेकिन मैं सिर्फ जब ट्रेनिंग की बात आती है तो मैं डिसिप्लिन हूँ। अगर मैं रोज़ ट्रेनिंग जाता हूँ, दिन हो रात हो, बारिश हो, तूफान आ रहा हो, आग लग रही हो पूरे मोहल्ले में, लेकिन मैं ट्रेनिंग नहीं मिस करता हूँ। मैं रिकवरी ध्यान से करता हूँ, अपने न्यूट्रिशन बहुत ढंग से रखता हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं हर चीज़ में, मेरा मैनेजर तो मुझे रोज़ मैसेज करता रहता है कि 10 दिन हो गए मेल भेजे, प्लीज़ रिवर्ट कर दो, प्लीज़ रिप्लाई कर दो। तो मैं सोचता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, मैं सोचता हूँ कल कर लूँगा। अच्छा, ओके। तो हाँ, मैं हर चीज़ बड़ा आलसी हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को फाइट के बाद, कैंप के बाद कुछ दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 10 दिन के लिए एक चीज़ ज़रूर चाहिए होती है, वो है मेरे दोस्त देहरादून में। नहीं तो मेरे अंदर ना वो रह जाता है कि कुछ फाइट हुई हैं जिसमें मैंने फाइट करा, फाइट ख़त्म करी और फिर से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, और वो मेरे अंदर था कुछ कि ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। लेकिन जब मैं देहरादून आता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एमेच्योर फाइट जीत रहा हूँ, MFN में फ़ाइट जीत रहा हूँ या फिर UFC का फ़ाइट कर रहा हूँ, मेरे को डेना वाइट मिला, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें वो जैसे हैं वैसे ही हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली का हिस्सा हैं। तो वो मेरे को ज़रूरी चाहिए होता है वहाँ, मेरे को वो चाहिए होता है उनका साथ, थोड़ा आवारागर्दी। बिल्कुल। तो अभी आप लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट में आए थे तो आपने कहा था आपको आगे जाके डस्टिन पोरियर से फाइट करना चाहोगे, चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करना चाहोगे। अभी होता हुआ दिख रहा है वो आपको? चल रही है दिमाग में वो प्लानिंग, इमेजेस, विजुअल्स? मेरे को मैं यही सोच रहा हूँ, इस साल में 2-3 फाइट करूँगा, और नेक्स्ट ईयर मैं ये हाई प्रोफाइल एथलीट्स को कॉल आउट करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच यार पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे लगता है जब भी आप फाइट कर रहे हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप एक नेशनल ड्यूटी में हो, तो आप उसका प्रेशर कभी मत लीजिएगा, बट आपको बस उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और ये ध्यान रखो कि पूरा इंडिया आपके साथ है, और ऐसे ही कमाल की फाइट्स में देते रहो, और हम आपको सपोर्ट करते ही रहते हैं। और ये आप रिचुअल बना लो कि हर फाइट के बाद यहाँ के प्रेजेंट लगानी है आपने। डन। अगर मैं फाइट के बाद ये प्रॉमिस करता हूँ मैं देहरादून में होऊंगा, तो हम हर बार पॉडकास्ट बिल्कुल। और एक हमने डील भी करी थी लास्ट पॉडकास्ट में कि जब भी आप चैंपियन बनोगे तो वो बेल्ट यहाँ बीच में रहेगी, आपको याद ही होगा। मुझे बिल्कुल याद है, और वो जल्दी होने वाला है। बहुत जल्द होने वाला है। तो थैंक यू सो मच भाई, आई होप आपको मजा आया हो यार। बहुत मजा आपसे बात करके मुझे तो बहुत मजा आता है। मुझे बहुत मजा आया। मैं सीरियसली, मैं मजाक नहीं, मैं बोलने के लिए आपको ये पता होगा मैं जब से लास्ट फाइट के टाइम में मैं आ नहीं पाया, क्योंकि मैं भागा दौड़ी कर रहा था। मैं उस टाइम भी दादू को बोल रहा था कि यार
अगर जा सकते हैं तो बताओ। तो उसने बोला अभी लेकिन इस फाइट में भी लास्ट अभी मैं कुछ दिनों बाद आया हूँ वापस देहरादून, तो मैं यही कोशिश कर रहा था कि हम एक पॉडकास्ट कर लें, क्योंकि मैं लिटरली फ़ैन हूँ आपका। और मुझे एक चीज़ का एक कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि आप में वो सब चीज़ें हैं जो एक सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है। तो यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और जिसके जो आगे जा रहा है उसके साथ जुड़ने में कोई प्रॉब्लम तो बताओ, है जिनके हम इतने बड़े फ़ैन हैं वो हमें कह रहे हैं ऐसे। मेरा तो दिन बना दिया आपने। टैलेंट का फ़ैन होना चाहिए कि अगर आप देख रहे हो टैलेंट और स्मार्ट, क्योंकि आप स्मार्ट हो, आपको पता है कहाँ क्या बोलना है। वो पॉडकास्ट में जो भी अच्छी चीज़ें आपको पता है, किन गेस्ट को बुलाना है, किस तरीके से, सारी चीज़ें। तो मैं मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, दिन बना दिया आपने मेरा। ओके, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।